सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ी खबर कुछ देर पहले सामने आ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के हवाले से कुछ चीज़ों का शेड्यूल दे दिया है, जिसमें हल्का बंदियों की इब्तदाई जो फहरिस्तें हैं वो 27 सितंबर और हतमी फहरिस्तें वो जारी कर दी जाएंगी 30 नवंबर, और उसके बाद 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जनवरी के आखिरी वीक में इलेक्शन मुतवक्के है, जिसकी बात अब कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक बार बात हो रही थी कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। इलेक्शन कमीशन 90 दिन से तो बहुत आगे चला गया, क्योंकि हल्का बंदियों के मामलात थे जिस पर अब कुछ तेज़ी भी हुई है, और कम अज़ कम वो जो एक बादल खदशात के थे वो क्या छट गए हैं, और वाकई इसको हतमी एक चीज़ समझा जाए, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जैसे ये इलेक्शन के मामलात हो रहे हैं, वहीं पर वो नैब केसेस जो ख़त्म हो चुके थे वो नैब केसेस भी बहाल हो गए हैं, और मुख्तलिफ अदालतों में अब नैब केसेस वही तमाम के तमाम जो चल रहे थे अब दोबारा से उनका सामना उनको करना पड़ेगा। हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना साहब। बहुत शुक्रिया रजवाना साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है पीजे मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का भी। रफ़ीक रजवाना साहब से आगाज़ करते हैं। रजवाना साहब, इस वक्त इलेक्शन के हवाले से जो डेट की हो गई है, एक तरफ मियाँ साहब की डेट की अनाउंस हुआ है 21, और इधर से यहाँ से डेट हो गई है, तो दोनों चीज़ें अब आप समझ रहे हैं कि हतमी ही होंगी, मियाँ साहब की वापसी भी, और इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल अभी दिया है उसमें भी कोई तातुल, कोई तवालत, कोई रुकावट वो तो नज़र नहीं आ रही। सर पहले तो पीजे मीर साहब को मेरे सलाम अर्ज कीजिएगा, बड़े अरसे के बाद उनसे किसी प्रोग्राम में इकट्ठे हुए। सर देखें, फिर आज हमने आपका चलें इसी बहाने एक मुलाकात का बहाना कर दिया है। जी रजवाना साहब। अच्छा, बात ये जी कि रद्दो बदल तो इलेक्शन कमीशन ने तो एक टेंटेटिव डेट दी है अपने हल्का बंदियों के शेड्यूल को सामने रखते हुए। उन्होंने कोशिश की है कि पीरियड को कर्टेल किया है। बड़ा शोर मचा हुआ था 90 दिन, और जल्दी करें, और पता नहीं बड़ी जल्दी है, जैसे अवाम इंतजार में बैठी है। तो बहरहाल तो अब इसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आती है। इंशाल्लाह ये जो है हल्का बंदियों का प्रोसेस कंप्लीट होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह उसी 54 दिन का स्केड्यूल होता है, उसके अंदर उन्होंने डेट दे दी है। अंदाजन उन्होंने बता दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। तो एक बहस तो खत्म हुई ना, और इसमें कोई तब्दीली क्या होगी, मैं तो नहीं समझता क्या तब्दीली होगी। आखिरकार इलेक्शन तो होनी ही है ना। जी हाँ, तो मियाँ साहब की वापसी के लिए भी रास्ते मामलात साजगार और आसान अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, उनका 21 अक्टूबर का ऐलान भी हो गया। उस सिलसिले में आपको पता है भरपूर मीटिंग्स हो रही हैं। मरियम नवाज साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, भरपूर मीटिंग्स कर रही हैं, नौजवानों की, यूथ की, एमएसएफ की, लेडीज विंग्स की, और टिकट होल्डर्स की, एमएनएस की, एमबीएच की। तो माशाल्लाह शी इज डूइंग वेरी वेल टू ऑर्गेनाइज दी पार्टी, और उस हवाले से वो इस्तकबाल के हवाले से ये सारी एक प्रेपरेशन हो रही है, इब्तदाई काम हो रहा है, और उसके मुताबिक लाएमल मुकम्मल जब हो जाएगा उसके मुताबिक गाइडलाइन पार्टी से आएगी, और लोग भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन की तैयारियों में भी मसरूफ है। सही, रजवाना साहब साथ रहेगा। पीजे मीर साहब, इलेक्शन शेड्यूल बहरहाल अब कुछ ना कुछ तो सामने आ गया, हतमी तारीख नहीं है, लेकिन कम अज़ कम हल्का बंदियों के हवाले से जो कहा जा रहा था शायद जाके दिसंबर में कहीं मुकम्मल होंगी, और उसके बाद आएंगी चीज़ें। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये जो शेड्यूल ये दिया, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की भी तकरीर यूनाइटेड नेशन में होनी है, वहाँ पर भी ये सवाल है इलेक्शन के हवाले से। तो उसके बाद कम अज़ कम ये चीज़ें जो हैं वो तो गैर यकीनी की सूरत हाल समझें कि ख़त्म हो गई है। मैंने अभी एक मुझे कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक टेक्स्ट आया, तो जिनका टेक्स्ट आया मुझे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर चीज़ देर से ही होती है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ लोग काम करने नहीं देते हैं। और कल भी मैं मुदस्सिर एक प्रोग्राम में कह रहा था, हम
हर सियासतदान को बदनाम कर देते हैं, नाम ले लेते हैं, इल्जामात लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि नीचे काम करने वाले तो कोई और हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो डिले कर देते हैं। हर गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ है। और ब्लेम किसका आता है? जो भी पॉलिटिकल पार्टी पार में होगी उसको ब्लेम आ जाएगा, वो देखा जिन्होंने ये नहीं किया उसने ये किया, और फिर हम एक ब्लेम गेम में चले जाते हैं। यही जो आपने जो सवाल उठाया है रजवाना साहब से भी, ये पहले भी हो सकता था। अब ऑल ऑफ अ सडन ये कह रहे हैं जल्दी करें, फिर उसके बाद पहले कहते हैं जी सब केसेस खत्म है, फिर आप केसेस रिवाइव कर देते हैं। तो अगर आपने यही माहौल रखना है तो आपके अंदर जब हम बात करते हैं मईशी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि अब अगर आपने ये दोबारा केसेस खोल दिए हर पार्टी के जो भी हो, तो अब जब आपने खोल दिए तो अब आप मुझे बताएं ये एक निज़ाम ठीक करने में लगेंगे या अपने आप को डिफेंड करने में? मैं अभी भी कह रहा हूँ मुदस्सिर, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये कॉस्मेटिक्स है। आप एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर लें, वो उसको ख़त्म करें। बहुत हो गया, हर तरफ से बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। हमने मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं। जो गवर्नमेंट आती है वो अपना एहतसाब कराना शुरू कर देती है, जो चले जाते हैं आप उनका भी हिसाब कर देते हैं। तो ये हम कब तक ये ड्रामा है ये कब तक करते रहेंगे? और फिर उसके बाद जब आपके या मेरे पास कोई चीज़ आती है हम इसको मुख्तलिफ रंग दे के इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक लोगों के अंदर हम एक नाउमीदी लेके आ रहे हैं, और इसके अंदर हम बड़ी अनसर्टेनिटी लेके आ रहे हैं पॉलिटिकली। कोई समझता है किसी को बेइज्जत करके तो बड़ा अच्छा हो जाता है, वो लंदन में नारे लगते हैं, यहाँ लगते हैं। क्या आपका क्या ख्याल है, इससे दुनिया चेंज हो जाएगी? क्या आप समझते हैं कि हर चीज हंकी डोरी हो जाएगी? नहीं होगी मीर साहब। लेकिन ये भी तो कहा जाता है एहतसाब भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने कुछ किया है उनको पकड़ा जाना, जिन्होंने नहीं किया है उनको बाइज्जत बरी होना। कहते ये भी तो एहतसाब भी तो फिर साथ चलना चाहिए। अगर सबको इस तरह माफ किया जाए तो वो कहेंगे दोबारा फिर कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। माफ की बात नहीं होती है। यूके के अंदर एक डिपार्टमेंट है SFO, जिसको आप कहते हैं सीरियस फ्रॉड ऑफिस। वो आपको पकड़ के जकड़ के जेलों में नहीं डालता, वो आपसे निगोशिएट करता है। क्योंकि अगर आप पे कोई एवेजन का है कि आप जी यहाँ पैसे नहीं दिए, उधर से आपने एवेजन कर दी, ये कर दिया, जो भी है, आप उसकी एक परसेंटेज लेते हो एंड यू गेट ऑन विद इट। यहाँ ताले में बंद करके एक नहीं 50 केस खोल देते हो आप। तो ये नैब जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, इट इज नॉट अबव द लॉ। द मेन लॉ इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन नैब जो उसके ड्रैकोनियन लॉज, जो कि सब एग्री करते हैं ड्रैकोनियन लॉज है, बंद करके एक मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर एंड ऑल दैट जो करके, यू रियली थिंक वो पैसे देगा? वो कहेगा बंद कर लो, मुझे कर लो, और जिसको मौका मिलेगा वो छोड़ के चला जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जो एक चलती हुई एक इंडस्ट्री है आप उसको भी बैठा देते हैं। आप आराम से नेगोशिएट करो, इन कैमरा कर दो, करके हाँ भाई ये आपकी तरफ आता है, वो कहेगा मेरे पास नहीं है, अच्छा जी आप इतने % दे दें, बात खत्म होगी एंड गेट ऑन विद इट। हम इसका कीमा बना के, खिचड़ी बना के, और साला साल केस बंद होता है खुलता है, केस बंद होता है खुलता है। हम इसी मौजू पे लगे हुए हैं। अब कब तक करोगे ये, मुझे बता दो, कब तक करोगे? लोगों की उम्रें 70-80 सालों हो गई हैं और हम यही चीजें भुगत रहे हैं। और हम बेड़ा गर्क करें अपनी सियासत का, बेड़ा गर्क करें अपनी मईशत का। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो काम नहीं करती है, अपने आप को डिफेंस पे लेके आ जाती है। तो क्या हमने पाकिस्तान इस तरह ही चलाना है? बहुत हो गई है, गलतियां सबसे हो गई हैं, एक्सेप्टेड। बट एक टाइम आता है कि यार देखो अभी सेपरेशन हुई है, डिवोर्स नहीं हुई है किसी की, इख्तलाफात होंगे, होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पर्सनल वेंडेटास को आप मत आगे लेके आओ। पाकिस्तान या कोई मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। पॉइंट टेकन सर। मैं याया फरीद साहब ने भी हमें सीनियर कानूनदान है, बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का। एहतसाब के केसेस दोबारा से खुल गए हैं, तो क्या जब ये खुले हैं तो जहाँ से रुके थे, जहाँ पर चीज़ें थी, अब कानूनी तौर पर वहीं से इनका आगाज़ होगा और जो पार्लियामान ने ये तमाम तर चीज़ें चेंज की थी अब उसकी हैसियत सिफर है, और क्या दोबारा से इसको किसी तरह चेंज हो सकते हैं? क्या हो सकता है? देखिए अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो इसके अंदर पहलू है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो 2023 का है वो अभी सुन रही है, और अभी उस लॉ को उन्होंने उसको बहाल नहीं किया, वो सस्पेंडेड ही है। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया जिससे उन्होंने बहाल किया हो। एक इम्प्लाइड सी एक उन्होंने ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बेंचेस जो हैं उसमें चीफ जस्टिस जो हैं वो कंसल्ट करेंगे सीनियर मोस्ट जजेस के साथ। तो अभी देखना ये है कि उस लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि उसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये है कि क्या ये प्रोसीजर एक्ट जो है ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि क्या लॉ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या लॉ को सस्पेंड कर सकती थी प्रीएम्प्टिव? अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड कर लेती है कि प्रीएम्प्टिवली वो सस्पेंड नहीं कर सकती थी, तो फिर तो नैब अमेंडमेंट का जो केस था, नैब का जो केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो ऑर्डर नलिफाई हो जाएगा। क्योंकि उस ऑर्डर के लिए फिर एक प्रोसीजर था और उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था और वो 3 रुकनी कमेटी नहीं बनाई गई थी उस केस को सुनने के लिए और 184(3) की प्रोसीडिंग्स थी। तो इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अभी प्रोसीजर एक्ट के अंदर क्या होता है। एक नुक्ता में समझाइएगा कि वो तो फैसला हो चुका और वो पहले हुआ, अब जब ये फैसला होगा तो क्या उसका इत्तलाक पीछे जाकर भी होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जिसके तहत ये नैब के सारी अमेंडमेंट को खत्म किया गया? जी देखें, क्योंकि नैब अमेंडमेंट का जो केस था वो अंडर 184(3) चीफ जस्टिस ने उसको प्रोसीडिंग्स को की और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, लेकिन सस्पेंड हो चुका हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। अब उसकी जो सस्पेंशन है वो भी एक चैलेंज है बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड द फुल कोर्ट, क्योंकि देखना यह है कि क्या सस्पेंशन सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी विद एन एंटीसिपेटरी ऑर्डर, क्योंकि लॉ तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ऑर्डर्स को, एक्शंस को, जजमेंट्स को सस्पेंड कर सकती है। क्या कानून जो अभी लागू नहीं हुआ था उसको सस्पेंड कर सकती है? तो अगर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पहलू को देखकर इस पे फैसला कर देती है और कहती है कि सस्पेंशन जो है वो गलत हुई थी, तो उस तरीके से वो 184(3) की प्रोसीडिंग्स नैब की जो थी वो नलिफाई हो सकती है। तो अभी ये पहलू भी हमने देखना है कि उस प्रोसेस में क्या होता है। दूसरा ये है कि 30 डेज का टाइम पीरियड है गवर्नमेंट के पास कि वो रिव्यू फाइल करे, और अभी वो टाइम पीरियड है और उस पर आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान आ चुका है कि वो फुल जजमेंट का वेट कर रहे हैं। तो अगर तो फुल जजमेंट आती है और उस पर वो रिव्यू में चले जाते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सस्पेंड कर देता है उस ऑर्डर को जिससे नैब अमेंडमेंट्स जो है वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हुई हैं, तो फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप होगा, एक पॉलिटिकल क्राइसिस रिगार्डिंग नैब के केस का डेवलप होगा। तो अभी फ्यूचर हमें बताएगा कि ये एक्चुअली नैब के केसेस का स्टेटस क्या होने वाला है। इसमें दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट इंपॉर्टेंट है और कि अगर गवर्नमेंट रिव्यू फाइल करती है। सही, तो दोनों सूरतों में अब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में ये क्या होता है। रफ़ीक रजवाना साहब, सर एक जानिब तो नैब के केसेस, दूसरी जानिब इलेक्शन मुहिम, मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर कमेंट करें कि किस तरह से चलाए जाएंगे, केसेस भी भुगतने हैं और आवाम के पास भी जाना है। लेकिन जो अहम मामला है, शहबाज शरीफ साहब की वापसी हुई तो सर 1.5 दिन में उनकी वापसी फिर हो गई, मरियम साहिबा भी वो भी तशरीफ़ ले गई। क्या कोई कहा जा रहा है कोई केसेस की वजह से वो वापस चले गए हैं? कुछ चीज़ें अभी डील जो है मराहिल में नहीं है। डील से मुराद ये नहीं है कि कोई डील होगी, मियाँ साहब की वापसी के आने के हवाले से कुछ चीज़ें जो तय वो नहीं हो पाई। क्या वजह थी कि इतनी तेज़ी से आना और उतनी ही तेज़ी से लंदन वापस जाना? पहली बात को कर ले, अगर नैब के केसेस की बात कर ले, मैं चाहूंगा उस पर कमेंट जाए। तो दूसरा मेरा सवाल था नैब के, जी नैब के केसेस हमारी क़यादत ने भुगते हैं और उन्होंने नैब के केसेस जो है 90 दिन के रिमांड भी भुगते हैं। और नैब के केसेस के बारे में वही सुप्रीम कोर्ट जिसने नैब की तरामीम को गैर आइनी करार दिया है और बड़ी जल्दी में करार दिया है और जाते जाते करार दिया है, और ये कोई गैर मुतवक्के फैसला, ठीक है, अब मैं इन्वर्टेड कॉमास में कोट अनकोट कह रहा हूँ, ठीक है जी, तो गैर मुतवक्के फैसला नहीं था तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मुल्क का प्रोसेस चलना चाहिए, चाहे हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है या बनाया गया था इन नैब केसेस के जरिए, और ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इट अमाउंट्स टू ट्विस्टिंग द आर्म्स ऑफ द पॉलिटिशियन, तो कोई बात नहीं है, मगर इलेक्शन का प्रोसेस चलना चाहिए। और हम शोर मचाएंगे हमारे नैब के केस खुल गए तो इलेक्शन कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो ये चीजें ऐसी नहीं है। इंशाल्लाह वी विल फेस। लेकिन रजवाना साहब ये भी कहा गया कि नैब की तरमीम भी अपने ही फायदे के लिए पार्लियामान में बैठी हुई जमातों ने कर, बात ये वो तो हो गई ना, उस फैसले पर डिस्कशन हो गई ना, अब तो बात होगी नैब के केसेस खुल गए हैं, अब वो तरामीम है नहीं है कैसी है वो इमटेरियल हो गया। वो जब रिव्यू आएगा वेदर अपना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस पर जो फैसला आता है, हो सकता है वही रिव्यू बाद में अपील में कन्वर्ट हो जाए। अगर अपील का जो लॉ है वो बहाल होता है और सस्पेंशन खत्म होती है और उसको वो अल्ट्रा वायरस करार नहीं देते, अपना उसको सही करार देते हैं, तो वो अपील भी तस्वर होगी। वी आर नॉट कंसर्न, वो नैब के चलते रहे और चलते रहे, नो प्रॉब्लम फॉर अस।
आपने पहले भी भुगत चुके हैं, 90 दिन के रिमांड भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। बात ये है कि नैब के केसेस खुलने से तस्वर किया जा रहा है बस जी अभी सारे सजा हो जाएंगे। नैब के केसेस मेजॉरिटी केसेस जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और गलत है। एने हो जिसके पास सबूत है ले आए और कन्विक्शन करा ले। और कन्विक्शन का आपने देख लिया जो इस्लामाबाद में के हाई कोर्ट में कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड हुई है या सेंटेंस सस्पेंड हुई है। पहले केस में जितनी नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को और कैप्टन सफदर साहबा को सजा हुई थी, उसकी भी सारी चीजें सामने आ गई। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, इस वक्त इस बहस में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वी विल फेस दैट, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। इस फैसले के आने के बाद ही मियां साहब ने अपनी वापसी का प्रोग्राम दिया है। ठीक है जी, इंशाल्लाह वो आएंगे और हमें कोई इसका फिक्र नहीं है। बाकी हमने कहा जी तेजी से आए तेजी से गए, तो बहुत सारी चीजें जो आज आगे फाइनल करनी है। अगर ये तेजी ना होती तो फिर आपके लिए ये प्रोग्राम में ये क्वेश्चन रेज ही ना होता। चलो आपको एक हमने टॉपिक दे दिया है, यू शुड बी थैंकफुल टू मियां शहबाज शरीफ एंड मरियम नवाज कि दे हैव गिवन यू ए टॉपिक फॉर डिस्कशन। और इस पे आपका टेलीविजन के चैनल भी चलते हैं और खूब एड्स भी मिलती है, अच्छी बात है, कोई इसमें तो मुज़ाहिरा नहीं। अच्छा, लेकिन गवर्नर साहब एक चीज़ जो है वो आपकी जमात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही कि वो नहीं हो रही। कह रहे कि वफाक हो या सूबा पंजाब हो, दोनों में हुकूमत में आपके लोग जो हैं वो शामिल हैं, इस वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं है। देखिए अब मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, बड़े शरीफ आदमी है मोहसिन नकवी साहब, सूबा पंजाब के जो वो दूसरे निगरान वज़ीर आला है, मगर उनको जरदारी साहब फोन करते हैं, उनको कहते हैं कि मेरे ये बेटा है, ये भाई है, या क्या कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली द वर्ड्स। अब उन्होंने कहा तो मेरा पुत्र है, मतलब ये पुत्र है तो ठीक है। तो बात ये नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा जाता है इलेक्शन कमीशन से और उन इदारों से जिनका ताल्लुक होगा। इस अगर खुदा न खास्ता वही मुदाखलत रही अमल तो नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड आप मांगते हैं अपनी एक मुकाबले की टीम से, ठीक है जी। 2 क्रिकेट की टीमों का मैच है, 4 का है, और एक टीम दूसरी को कह रही है मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड से। कैसी बात है ये मुझे तो अपील नहीं करती है। वो कहे हमें आजादाना मुनसिफाना इलेक्शन दे। लेवल प्लेइंग फील्ड देखिए, मेरी बात सुनिए, पंजाब में पीपल्स पार्टी कहाँ है और PMLN कहाँ, ठीक है जी। बाकी पार्टी जो अपना मुकद्दर होगा उनका बोलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में पहुंच जमाने के लिए ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है और पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये बात की जा रही है। बसद एहतराम बरखुरदार बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन है, माशाल्लाह काबिल इज्जत है हमारे लिए, पार्टी में दीगर लोग भी काबिल इज्जत है। मैं नहीं समझता लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हमसे करे, इलेक्शन से करे। ये इसको पोलिटिसाइज जितना करेंगे पार्टियों में इख्तलाफ बढ़ेगा। अगर इसी तरह ही पार्टियों ने इलेक्शन से पहले इल्जाम लगाने हैं तो फिर इलेक्शन में क्या होगा, फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा, फिर आवाम को क्या डिलीवर करेगा? यही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। पीजे मीर साहब, आरओस के इलेक्शन 2013, RTS के इलेक्शन 2018, इलेक्शन से पहले ही इस तरह के इल्जामात, तो फिर वाकई रिजवाना साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन के बाद फिर क्या होगा। देखिए उन्होंने बड़ी वो कहते हैं ना एक और बात की है कि जब इलेक्शन से पहले ही अगर इस तरह की डिमांड्स आ जाएं, कोई भी करे कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उसमें ये होता है कि आपने पहले प्रीएम्प्ट कर दिया कि इलेक्शन ठीक नहीं होंगे, और फिर आपने पहले भी ये कह दिया, कोई भी हो वो कह देता है कि इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ठीक नहीं होगा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कई दफा कहा है कि ये इन रिजल्ट्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना PMLN एक्सेप्ट करेगी, ना PPP एक्सेप्ट करेगी, और प्रोबेबली ना ही ये तहरीक इंसाफ। सबसे बड़े वो ही होंगे इसके रिजेंटमेंट करेंगे कि जी हमें चांस दिया, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। अब वो जो अदम तहरीक इस्तेकाम है, ये क्या करती है, ये किस साइड पे जाती है, पर्टिकुलरली इन पंजाब, दैट रिमेन्स टू बी सीन। क्या ये पीपल्स पार्टी की तरफ इधर जाएगी, क्या नून की तरफ जाएगी? ये भी एक मैं समझता हूँ एक ऐसी आपके पास एक पार्टनर बनेगा कि जो कि टिल्ट क्रिएट कर सकता है। सिंपल मेजॉरिटी प्रोबेबली बिकॉज ऑफ PML's लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस पंजाब के अंदर मे भी ले जाए, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी वो क्या इसके साथ लेके रखेंगे? ये जो तरीके अदम इस्तेकाम है, वील हैव टू वेट एंड सी। क्या ये लाइक माइंडेड है, नहीं है, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। सो इसके बड़े क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो कि जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा फिर आप देखेंगे कि कई जो पॉलिटिशियंस फेंसिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन शेड्यूल के बाद तो फिर अगले 1.25 महीने बिल्कुल रंग और
ढंग जो हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका, रफ़ीक रिजवाना साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे, या फरीद साहब आपको। हमें ब्रेक लेना नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।